32 डिफरेंट लोकेशंस पे, प्राइम लोकेशंस, जिसमें राम मंदिर भी था, जिसमें साकेत सिलेक्ट सिटी मॉल भी था, जिसमें दिल्ली की और 6 लोकेशंस थी। उसके साथ साथ वेस्टर्न यूपी में कुछ लोकेशंस थी, हरियाणा की कुछ लोकेशंस थी। तो इनका प्लान ये था कि 32 जगह पर जो है बॉम्ब ब्लास्ट किए जाएंगे, कोऑर्डिनेटेड। एंड दिस इज़ समथिंग, मेरे ख्याल से जो 26/11 हमने देखा था मुंबई अटैक, उसके बाद ये सबसे बड़ा और सबसे ऑडिशियस टेरर प्लान है जो जैश ए मोहम्मद इस बार प्लान कर रहा था 2022 में आदिल के साथ। आदिल का जो भाई है डॉक्टर मुजफ्फर, जो आप कह सकते हो कि आई वुड नॉट कॉल हिम द मास्टरमाइंड बट अ सॉर्ट ऑफ मास्टरमाइंड, जो इस वक्त अफगानिस्तान में है। वो इस अगस्त 2000 ही आदिल का रियल भाई, he escaped from our country. He left our country and now he's supposed to be somewhere in Afghanistan. And what about that 32 cars which you posted on your social media? Hello and welcome back to the Pamphlets War Room podcast. मैं हूँ रानो सिंह और as usual हमारे साथ है राजा मुनीब सर। क्या हाल है रानो? How are you? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। तो सर आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये जो अपडेट आए हैं रेड फोर्ट ब्लास्ट के बाद, क्योंकि एक्चुअली हमने लास्ट पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड किया था, तो आप चाहें तो हम उसका लिंक मेंशन कर देंगे, आप उसको भी जाकर देख सकते हो। तो उसका ही कंटिन्यूअस पार्ट ये है और इसमें हम डिस्कस करेंगे क्या क्या अपडेट्स आए हैं। उस पॉडकास्ट के बाद भी काफ़ी कुछ हुआ है इसमें और ये सब, तो आज हम सारी चीज़ें वो डिस्कस करेंगे इस पॉडकास्ट में। तो सर सबसे पहले तो जो टेररिस्ट निकल के आए हैं जो उस कार में थे, और वो कंफर्म भी हो गया था, काफ़ी अपडेट्स आए हैं उमर, तो उनके बारे में पहले मैं जानना चाहूँगी। So उमर जो है he was the most radicalized in this one. ओके। वो जो है बेसिकली आज उसका जो हाउस है, जो घर है, वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने आईडी लगा के डिसमेंटल भी किया है। हाँ, वो पुलवामा में था उनका। हाँ, यस, वो भी है। और उमर का ये है कि ही इज़ द ओनली वन हु एस्केप्ड द नेट ऑफ सिक्योरिटी एजेंसीज। बेसिकली जिस दिन 10th मॉर्निंग को ये क्रैकडाउन शुरू हुआ आदिल की इंफॉर्मेशन के बाद से, जब इन्होंने डॉक्टर मुजफ्फर को और डॉक्टर शाहीन को पकड़ा, तो दे वर ऑल्सो लुकिंग फॉर उमर, बट उमर जो था ही हैड सेंस्ड कि थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल, सो ही हैड एस्केप्ड फॉर फरीदाबाद। एंड देन वी हैव सीन द सीक्वेंस कि वो कैसे फरीदाबाद से बल्लभगढ़ में निकल कर आया, एंड हाउ ही बेसिकली गॉट इनटू सुनहरी मस्जिद के पास 3 घंटे वो वहाँ बैठा रहा। वो जो कि दिल्ली में ही है सुनहरी मस्जिद, जामा मस्जिद, ये रेड फोर्ट के बिल्कुल ऑपोजिट। ओके, वो वहाँ पर 3 घंटे बैठे हाँ, थे। 3 hours he was there. His vehicle was parked in the parking. ओके। जो सुनहरी मस्जिद के बिल्कुल सामने है। हाँ हाँ हाँ। और फिर वहाँ से निकल के रेड फोर्ट के बाहर इसने जो इसकी गाड़ी का ब्लास्ट हुआ, तो ही बेसिकली अगर आप देखोगे उमर का था कि ही वाज ट्राइंग टू कैरी आउट अ फिदाइन अटैक। ओके। बट शायद डेटोनेशन जो थी वो प्रीमेच्योर हो गई, एंड जहाँ ये इंटेंट कर रहा होगा या इसका कोई प्लान होगा, बट वो पहले ही ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट हो गई, तो एक्सीडेंटल ब्लास्ट हो गई गाड़ी। ओके। उमर टर्की भी गया था 2022 में आदिल के साथ। आदिल का जो भाई है डॉक्टर मुजफ्फर, जो आप कह सकते हो कि आई वुड नॉट कॉल हिम द मास्टरमाइंड बट अ सॉर्ट ऑफ मास्टरमाइंड, जो इस वक्त अफगानिस्तान में है। वो इस अगस्त ही आदिल का रियल भाई, हाँ, he escaped from our country. He left our country and now he is supposed to be somewhere in Afghanistan. ओके। ठीक है, तो that ways he's the terror module के सबसे ऊपर पे बैठा हुआ है। बट इनका जो मेन हैंडलर है, he is somebody by the name of Ukasa, जो उनको टर्की में मिला था 2022 में। अभी तक उसका सिर्फ कोड नेम ही पता है हमको, रियल आइडेंटिटी भी उसकी पता नहीं है। ओके। ठीक है, पाकिस्तानी बाय ओरिजिन, जैश ए मोहम्मद और आईएसआई का कोल्यूशन तो है ही है। सो गुड चांसेस एन आईएसआई ऑफिसर, क्योंकि दैट इज़ हाउ दे ऑपरेट। और वही इनको गाइड कर रहा था पिछले 3 साल से। अगर जो इन्वेस्टिगेटर्स को मिली है, मतलब डिजिटल रिकॉर्ड्स मिले हैं, राइट, या नोटबुक्स मिली हैं, या जो सीजर्स इन्होंने किए हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से, और दौज में जो डॉक्टर मुजफ्फर ने रूम रेंट पे लिया था वहाँ से, जहाँ से वो 3000 किलो एक्सप्लोजिव, 2500 किलो एक्सप्लोजिव मिला था, ओके, राइट। तो उससे ये मतलब क्लियर है कि दे वर इन कांस्टेंट टच विद देयर दिस गाय कॉल्ड उकासा इन टर्की, फ्रॉम टर्की।
एंड ऑब्वियसली डिजिटल फुटप्रिंट्स पाकिस्तान में भी हैं, डिजिटल फुटप्रिंट्स जो हैं इनके वो अफ़गानिस्तान में भी हैं। ओके। ठीक है, बहुत कम डिजिटल फुटप्रिंट्स अफ़गानिस्तान में हैं बट हैं। तो दैट टेल्स यू कि इनका जो प्लान था ये बड़े हार्डन टेररिस्ट है, ये कोई नॉर्मल नहीं है। नहीं नॉर्मल मतलब ये कोई कल के नोविस नहीं थे कि जस्ट जोश में आके इन्होंने कर लिया। हाँ। ये आइडियोलॉजिकली बड़े स्ट्रॉन्ग थे, हार्डकोर थे, और इनका जो प्लान था वो बहुत हार्डकोर था। एंड और ये इतने सालों से यहाँ पर नॉर्मली रहे। ये पिछले 3 साल से प्लान कर रहे थे टेरर अटैक का। ये टेरर अटैक प्लानिंग पिछले 3 साल से चल रही थी, और पिछले 2 साल से ये जो एक्सप्लोजिव्स हैं इनको 2 साल लगे इसको जमा करने में। इसकी स्टार्ट कैसे हुआ, मतलब हमारी इंटेलिजेंस के जो नज़र में ये आया कैसे? बेसिकली क्या हुआ कि श्रीनगर में नौगाम एरिया है, तो उसके आसपास जो हैं जैश ए मोहम्मद के पोस्टर्स लगे थे। ओके। ठीक है ना, जब जैश ए मोहम्मद के पोस्टर्स लगे तो ऑब्वियसली जो CID के IG हैं नीतीश कुमार जी, हाँ। ही इमीडिएटली इंस्ट्रक्टेड कि इसके रूट कॉज देखो कि किसने लगाया, कहाँ से आया। ओके। टेरर पोस्टर्स लगाना टेरर ऑर्गेनाइजेशन के इज नॉट द राइट थिंग, राइट? सो दे वुड नॉट हैव लेट इन गॉन साइलेंटली। तो एसएचओ नौगाम ने ये बड़ी इन्वेस्टिगेशन की, वेरी मेटिकुलसली ही इन्वेस्टिगेटेड दिस केस, और इनको ट्रेस मिला आदिल का। और फिर इन्होंने रेड मारी आदिल को, सहारनपुर में था वो तब, तो वो ये पोस्टर्स लगा के उसने दिल्ली फ़्लाइट ली थी, दिल्ली से वो सहारनपुर चला गया था। और इन्होंने फिर उसके हॉस्पिटल पे रेड मारी, उसको अरेस्ट किया। जब उससे पूछताछ की तो पहले तो वो कुछ खास बोला नहीं, बट जब फिर उसके फ़ोन्स की और बाकी डिजिटल रिकॉर्ड्स की जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की तो देन ही कुडंट से एनीथिंग। तो फिर वो उसने जो है सारा ही स्पिल्ड द बीन्स, तो उसने फिर सारा बताया कि क्या प्लान है, कैसे है, क्या है, कौन कौन इन्वॉल्व है। तो उस बेस पे फिर नेक्स्ट डे अल-फलाह में रेड पड़ी विद हरियाणा STF, और दौच में पड़ी, सहारनपुर में तो पड़ चुकी थी, लखनऊ में पड़ी, और डॉक्टर मुजफ्फर को अरेस्ट किया गया, शाहीन को अरेस्ट किया गया, उमर को अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे बट उमर गायब हो चुका था। ओके। राइट। आई थिंक बाय लेट आफ्टरनून आप मानो कि ब्लास्ट से 1 या 2 घंटे पहले सिक्योरिटी एजेंसीज को शायद शक हुआ कि उमर के पास जो गाड़ी है उसमें एक्सप्लोजिव्स है। सो दे वर फ्रैंटिकली सर्चिंग फॉर हिम, बट ऑब्वियसली टाइम बहुत कम था। हाँ। तो वो सिक्योरिटी नेट से निकल गया, वो स्लिप हो गया। तो उसके बाद अरेस्ट होते रहे। इन्होंने उमर को डिजिटल फुटप्रिंट्स उसके ट्रैक किए, उसका CCTV फुटेज ट्रैक किया। उसमें फ़हीम नाम का लड़का था जिसने उमर की गाड़ी जो है वो पार्क की थी, जिसके लिए वो उन्होंने नोटिस भी निकाला था कि वो रेडी को स्पॉट है। फिर ब्रेजा ढूंढ रहे थे, तो देयर आर व्हीकल्स विच दे वर लुकिंग फॉर एंड दे वर फाइंडिंग फॉर। तो वो गाड़ियाँ इनको मिली, फ़हीम मिला। उसके बाद एक और है, वन मोर पर्सन इज इन्वॉल्वड, हिज नेम इज इश्तियाक, ही इज मिसिंग, तो उसकी तलाश अभी जारी है। ही हैज़ नॉट बीन अरेस्टेड येट। वो अभी तक नहीं, वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। ओके। एंड व्हाट अबाउट दैट 32 cars which you posted on your social media? 32 कार्स का ये है कि रानो इनका प्लान बहुत बड़ा था। क्योंकि अगर आप एक्सप्लोजिव हॉल भी देखोगे 3000 kg एक्सप्लोजिव बहुत होता है, राइट? इट्स लिटरली 3000 kg एक्सप्लोजिव एक जगह को लिटरली ख़त्म कर देगा। दैट इज हाउ बिग इट इज। सो इनका प्लान था कि 32 डिफरेंट लोकेशंस पे, प्राइम लोकेशंस, जिसमें राम मंदिर भी था, जिसमें साकेत सिलेक्ट सिटी मॉल भी था, जिसमें दिल्ली की और 6 लोकेशंस थी। उसके साथ साथ वेस्टर्न यूपी में कुछ लोकेशंस थी, हरियाणा की कुछ लोकेशंस थी। तो इनका प्लान ये था कि 32 जगह पर जो है बॉम्ब ब्लास्ट किए जाएंगे, कोऑर्डिनेटेड। एंड दिस इज़ समथिंग, मेरे ख्याल से जो 26/11 हमने देखा था मुंबई अटैक, उसके बाद ये सबसे बड़ा और सबसे ऑडिशियस टेरर प्लान है जो जैश ए मोहम्मद इस बार प्लान कर रहा था। और 32 कार्स का था इनका कि 32 कार्स प्रिक्योर करेंगे, उनको एक्सप्लोजिव से फिल करेंगे और उनको डेटोनेट करेंगे डिफरेंट जगहों पर। तो ऑब्वियसली जब आप 32 कार्स की बात कर रहे हो, आप हैंडलर्स की भी बात कर रहे हो, राइट? ऑब्वियसली 32 कार्स ये 3 आदमी तो नहीं चला सकते थे या 2 आदमी नहीं चला सकते। तो देयर आर अदर पीपल आल्सो इन्वॉल्वड, जिनकी अभी तलाश चल रही है। 20 लोग अभी तक अरेस्ट हुए, 20 हैव बीन अरेस्टेड इन दिस केस चल रहा है, और बाकी अरेस्ट होंगे अभी। ठीक है। और ये जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अभी भी
उस पॉडकास्ट में हमने ये डिस्कस नहीं किया था, बट उसके बाद पता चला कि अच्छा इसकी फॉरेन फंडिंग आ रही थी यूनिवर्सिटी की, तो उसका क्या है कि मतलब यूनिवर्सिटी में भी फॉरेन फंडिंग्स आ रही हैं और वो भी इस चीज़ के लिए? देखो चैरिटेबल ट्रस्ट है, सो बेसिकली फंडिंग यूनिवर्सिटी को नहीं आ रही, चैरिटेबल ट्रस्ट को आ रही है। ओके राइट। और ये इनका मॉडस ऑपरेंडी हमेशा से रहा है। एनजीओस जितनी भी हैं, एनजीओ चैरिटेबल ट्रस्ट इज लाइक एन एनजीओ। तो आप एनजीओ बना लो, फिर फॉरेन फंडिंग ले लो, राइट। वो फॉरेन फंडिंग फिर आप कैसे यूज़ करते हो उसका पता नहीं चलता है। अब इसका जो डिटेल्स निकल कर आई हैं वो ये आई हैं कि जो चेयरमैन है इस ट्रस्ट का, वो 3 साल जेल भी काट के आया फ्रॉड के चक्कर में। राइट। तो उसका जो पास्ट है वो थोड़ा सा मर्क्यूरियल है, थोड़ा क्लियर नहीं है, मर्की पास्ट है। और अल्फला का ये है कि फॉरेन फंडिंग है, तो अब ईडी को, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को ऑर्डर्स दिए गए हैं कि इनका फॉरेंसिक ऑडिट करो अकाउंट्स का। सो वो पता चलेगा उसे कि क्या होता है, कि इनके फंड्स कहाँ से आ रहे थे, क्या हो रहा था, मिडल ईस्ट से हैं, टर्की या डायरेक्ट फ्रॉम सऊदी अरेबिया हैं, या यूएई है, या दुबई है, या हवाला है। ओके यू डोंट नो टेरर फंडिंग है या नहीं है, वी विल कम टू नो विद इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। और इसमें फिर ये कैसे, जैसे कि यूनिवर्सिटी में आपने बोला कि वो पर्टिकुलर एनजीओ को आ रही थी, बट यूनिवर्सिटी में अगर कोई भी फंडिंग आ रही है और वो भी किसी और कंट्री से आ रही है, तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी के जो मेन हेड थे तो उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इस बात का? नहीं, तो मेन हेड ही तो फंडिंग ला रहे थे, और कौन लाएगा? ओके। See, the idea is the head is getting the funding, ना, the university is getting the funding. So obviously the trustees know where the money is coming from. Trustees के लिए पैसे जमा करना मेन होता है, ठीक है? तो trustees know पैसा कहाँ से आ रहा था। इन्होंने मेडिकल कॉलेज आई थिंक 2018 में शुरू किया था, उसके लिए इन्होंने फंडिंग रेस की थी। ओके। कॉलेज खोल रहे हैं, उसके लिए फॉरेन फंडिंग आई थी, राइट। तो वो तो ट्रस्टीज को पता ही है, ट्रस्टीज ही तो पैसा लाते हैं। ठीक है। अब इसमें आगे क्या अपडेट्स हैं? आगे अपडेट्स ये हैं कि इन्वेस्टिगेशन इज ऑन, देखते हैं क्या होता है। Okay. अभी कुछ हैं जो अरेस्ट पेंडिंग है, लेट्स होप कि वो जल्दी हो जाए एंड दिस केस गेट्स क्लोज्ड। ये केस अभी क्लोज नहीं है, ये थ्रेट अभी क्लोज नहीं है। ओके। दिस थ्रेट इज स्टिल ओपन, क्योंकि अभी भी कुछ लोग हैं जो पकड़े नहीं हाँ गए। अभी भी कुछ लोग हैं जो पकड़े नहीं गए हैं, और यू नेवर नो कि इसका मास्टरमाइंड कौन है, वी डोंट नो येट। ठीक है, उसकी डिटेल्स नहीं है, इनका क्लियर प्लान क्या था उसकी डिटेल्स नहीं है। ओके। एंड देन इनका जो डेट है 6 दिसंबर का, which coincides with बाबरी मस्जिद, तो that threat I think is still open. Let's keep our fingers crossed. ओके, ठीक है। सो ऑडियंस, आपको कैसा लगा हमारा पॉडकास्ट और आपके क्या व्यूज़ हैं, और कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसी के साथ थैंक यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स अ लॉट। Thank you.